सो हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू अकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे अपने वाइड व्यू की बोर्ड बूस्टर सीरीज में जो हम लोग चला रहे थे अपने पास। ऑलरेडी हम लोगों ने 2022 का पेपर कवर कर लिया है। ये बोर्ड बूस्टर सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हम यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो क्वेश्चंस मोस्ट रिलेवेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज की सीरीज बहुत ज़्यादा खास होने वाली है एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पिछले पार्ट में 2022 के क्वेश्चन पेपर को कवर कर लिया बहुत अच्छे से। उसमें हमने 2022 के ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सारे पेपर कवर कर लिए, लेकिन हाँ 2022 में आए हुए सारे 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस थे हमने उनको कवर कर लिया है। और आज हम लोग 2023 में आए हुए सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उनमें कैसे हम लैंग्वेज, कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज कोरोजन, डिस्क्राइब विद एग्जांपल। कोरोजन क्या है, इसको एग्जांपल के सहित डिस्क्राइब कीजिए। कोरोजन क्या है, अगर आपको याद हो 2022 वाले क्वेश्चन में 2022 के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पेंट अप्लाई करने का जो मेन रीजन था वो मेन रीजन ये था कि आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक प्रॉपर लेयर बन जाए, जो लेयर उन आयरन आर्टिकल्स को बाहर के एनवायरमेंटल मॉइस्चर और गैसेस के कांटेक्ट में आने से रोके, जिससे कि उनमें कोई रिएक्शन ना हो और वो हमारे मेटल्स जो हैं वो कोरोड ना करें, मतलब कोरोजन ना हो। तो यही तो प्रोसेस हमें सीखनी है। तो व्हाट इज कोरोजन, मतलब कि कोरोजन इज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल, स्लो eating away of metal due to chemical reaction with air, moisture और other substances around them। corrosion metals की एक स्लो ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और वो क्यों, क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है मेटल्स की एयर, मॉइस्चर और बाकी के अदर सब्सटेंसेस के साथ। अगर हम बात करें एग्जांपल की, जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन आयरन आर्टिकल्स को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, कोई भी लोहा वगैरह है उसे अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो खुले में छोड़ने की वजह से क्या होता है, इसे खुले में छोड़ने की वजह से जैसे उन्हें बारिश का पानी गिरता है या फिर जब भी उनमें कोई भी ऑक्सीजन मिलती है तो बारिश का पानी गिरने से ऑक्सीजन मिलने से उसमें जंग लगने लगती है। और उस जब देखते हैं कि जो जंग लग रही होती है उस जंग की वजह से एक ब्राउनिश सब्सटेंस पाउडर टाइप में हमें वहां देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें जो भी यहाँ पर वर्ड इक्वेशन दी गई है उसको हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर हमें वर्ड इक्वेशन क्या दी गई है, इसे दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिंक का फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला अगर हम जिंक की बात करें तो इसको हम केमिकल सिंबल्स के फॉर्म में कैसे डिनोट करें, तो याद रखना जिंक को डिनोट करने के लिए हम Zn का इस्तेमाल करते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात आ जाए तो उसके लिए हमेशा रखना सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एसिड के फॉर्म में आती है जिसको हम बोलते हैं H2SO4। ठीक है, तो जिंक हो गया Zn और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। तो जिंक सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है, किसा जिंक सल्फेट बन रहा है ZnSO4। याद रखना कि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे। इस रिएक्शन को हम सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, किसको, हाइड्रोजन को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मीनिंग बताइए। तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल्स की दो प्रॉपर्टी हैं। अगर हम बात करें मैलिएबिलिटी में तो मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में मेटल्स को हथौड़े की मदद से ठोक ठोक कर, हथौड़े की मदद से मार कर उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, इसे थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। यही क्या कहलाती है कि सर यही हमारी मैलिएबिलिटी कहलाती है, थिन शीट्स में। अगर हम बात करें डक्टिलिटी की
तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में मेटल्स को खींचकर लंबे वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हमारे घरों की इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को जोड़ने में काम आते हैं। तो मैल्योबिलिटी क्या हो गया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास सामने आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। हमें उन दो मेटल्स के बारे में बताइए जो मेटल्स नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसा फ्री स्टेट? कैसे फ्री स्टेट का सिंपल सा मतलब है बेटा कि ये डायरेक्टली रेडी टू यूज है, ये डायरेक्टली रेडी टू यूज है, इन्हें आपको ज्यादा रिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई सारे मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन मेटल मतलब अगर ये मान लें कि 90 to 95% मेटल्स ऐसे ही हैं जिन मेटल्स को आपको रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है। यूज करने से पहले आपको रिफाइन करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन वगैरह मेथड जो हमने पढ़े हुए थे। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और उन मेटल्स को हम बोलते हैं कि वो फ्री स्टेट में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दो मेटल्स जो नेचर में फ्री स्टेट में मिल रहे हैं, ठीक है, नेटिव स्टेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो दो मेटल्स हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये डायरेक्टली टू यूज मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि राइट ओनली वन एग्जांपल ऑफ ईच सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक एक एग्जांपल लेना है कार्बन कंपाउंड्स में से। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इसको अगर हम जनरली बात करें तो सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सर ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, इसे अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, तो ये बनाते हैं डबल या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें आ जाता है हमारी एल्केन सीरीज, और डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होती हैं एल्कीन सीरीज या फिर एल्काइन सीरीज। इनमें से हम किसी भी एक को ले सकते हैं यहाँ पर। अब जब किसी एक को जहाँ पे यहाँ पर हम लेंगे तो इनको लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा, जब एल्केन सीरीज हम ले रहे थे और एल्कीन सीरीज की हम बात कर रहे थे, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों ही सीरीज ऐसी हैं जो हाइड्रोकार्बन्स की हैं। और हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन्स का जो नोमेनक्लेचर होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट वगैरह, इसमें से हम किसी भी एक एक हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें एग्जांपल दिया गया है कि सैचुरेटेड कंपाउंड में इथेन आ गया और अनसैचुरेटेड में आ गया हमारा एथीन। ठीक है, चलिए राइट ओनली वन एग्जांपल ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दी गई है, उन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एक फंक्शनल ग्रुप लेकर चलना है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो एल्डिहाइड का हमें दिया जाता है, क्या रखना है, एल्डिहाइड के पीछे लगता है हमेशा एल। एल्डिहाइड के पीछे हमेशा क्या लगता है, हमेशा एल लगता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे हमेशा लगता है ओएक। क्या लगेगा, इसमें से ओएक लगेगा। अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, तो एथेनल CH3 से मिल गया, जहां पर हमारे पास कार्बन का एक कंपाउंड कार्बन का हम एक एटम ले रहे हैं। और अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो एथेनोइक, क्या लग गया, किसा, एथेनोइक एसिड। एथ हमें ये बता रहा है कि हमने कार्बन का एक एटम लिया है, और नोइक हमें ये बता रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोगों ने वहां पर जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है। किसका है, किसा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, इसलिए यहाँ पर एथेनोइक या फिर एल्डिहाइड ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की एक केमिकल इक्वेशन बता दीजिए। तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हम सिर्फ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करें, इसके बारे में, जैसे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन की हम सिर्फ एक केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करें, तो बेटा केमिकल इक्वेशन बहुत सिंपल है। इसकी केमिकल इक्वेशन बहुत सिंपल है, याद रखना, 6CO2 6H2, मतलब पानी के 6 मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो आपको ये ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और 6CO2 बनाकर देंगे, सॉरी 6O2 बनाकर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल इक्वेशंस को देखा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
कि हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो हीटोट्रॉफिक का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम एक ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो जाएं, किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड हो जाएं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो जाएं, तो वो हमारा हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आंसर है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बना सके एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और वो अपने खाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो जाए, तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो याद रखना सारे ह्यूमंस, सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। अगर हम बात करें इसका ठीक उल्टा ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स ही देखने को मिलेंगे। कौन से? कैसे? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, डिफाइन रीजनरेशन। डिफाइन रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है उसको डिफाइन कीजिए। तो रीजनरेशन का सिंपल सा मतलब अगर हम बात करें इस वर्ड की, इस वर्ड को अगर हम तोड़ दें तो री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब किसी भी पीढ़ी की अगर हम बात कर रहे होते हैं, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बने फ्रॉम द ब्रोकन पीस ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टूटे हुए हिस्से से जब कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो हमारा रीजनरेशन कहलाता है। अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है अपनी बॉडी में और हर एक हिस्सा एक नए प्लेनेरिया के फॉर्म में ग्रो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? तो द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वर्ड से ही पता चल गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। किसमें आती है कि सर ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है जिसमें इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। इसमें क्या होता है कि इसमें से नए प्लांट्स निकलते हैं, नए पौधों का जन्म होता है, और जो नए पौधों का जन्म हो रहा है वो किससे हो रहा है कि सर वो हो रहा है हमारे पेड़ पौधों के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उन वेजिटेटिव पार्ट्स में से इस एक नए पौधे का जन्म होना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से, तो बेटा रूट्स, स्टेम और लीफ। कौन कौन से? कि सर रूट्स, स्टेम और लीफ से अगर कभी किसी नए पौधे का जन्म होता है तो ऐसी कंडीशन में हम उस पूरी प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं और ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। आगे देखते हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स की टोटल संख्या कितनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल क्रोमोसोम, और फीमेल और मेल क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा 46, जो कि पेयर के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए टोटल 23 पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो बेटा मेल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और यही डिसाइड करते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे उन बच्चों का जेंडर क्या हो, और फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स। ठीक है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता चलता है, उन्होंने कैसे ये बताया कि जो ट्रेट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में इनहेरिट करती है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में इनहेरिट करती है। तो याद रखना कि मेंडल परफॉर्म्ड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। याद रखना मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। ठीक है। मोनोहाइब्रिड जहां पर उन्होंने एक ट्रेड को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, और डाई हाइब्रिड जहां पर उन्होंने दो ट्रेड्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। अगर हम बात करें मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया और उसमें देखा कि जो पेयर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, जो पेयर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, जैसे कि सीड कलर हो गया, सीड का शेप हो गया। अगर आपको याद हो कौन सा सीड लिया था, किस हम लोगों ने वहां पर मेंडल ने पी प्लांट लिया था। पी प्लांट की सीड की बात हो रही थी कि हमारा जो बीज होगा वो हरा होगा या येलो, रिंकल्ड होगा या फिर राउंड होगा, इस तरह से बात चल रही थी। तो जो सीड का कलर या शेप होता है वो जब नए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जाता है
तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता पिछले वाले कॉम्बिनेशन से। इससे ये पता चलता है कि जो इनहेरिटेंस होता है, किसी एक पेयर ऑफ जीन्स का जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे पेयर पे, इस पे इस दूसरे पेयर पे इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन 13 हमें दिया गया, व्हाट इज बायकॉन्वेक्स लेंस। बायकॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो अगर हम बात करें बायकॉन्वेक्स लेंस की, तो बायकॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है, क्या बता कि सब बायकॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिस लेंस में क्या होता है कि सर हमें देख रहे हैं कि या तो कॉन्वेक्स लेंस दिया होता या कॉनकेव लेंस दिया होता। अब यहाँ तो ना तो यहाँ पर कॉनकेव दिया है ना ही यहाँ कॉन्वेक्स दिया है, तो बोल दिया है बायकॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो बायकॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है, एक ऐसा लेंस होता है जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस हम लेके चलते हैं। क्या सर? जहां पर हम डबल कॉन्वेक्स लेंस लेके चलते हैं, इसलिए इसको हम बायकॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। तो अ लेंस व्हिच इज कॉन्वेक्स ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स और बायकॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन 14 हमें दिया गया है कि राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कोई भी दो एप्लीकेशन लिखिए। तो अगर हम कॉनकेव मिरर के कोई भी दो एप्लीकेशंस की बात करें तो याद रखना, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग और मेकअप मिरर्स। इसको शेविंग और मेकअप मिरर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम टॉर्च, कार की हेडलाइट्स या फिर सर्च लाइट में यूज होने वाले रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग और पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन हो सके जो बहुत दूर तक जा पाए बिना किसी इंटरप्रेशन के। अब जितनी ज्यादा दूर लाइट जाएगी उतना ही ज्यादा हम देख पाएंगे कि कैसे हम कॉन्केव मिरर को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब कॉन्केव मिरर मेकअप आर्टिकल्स में ज्यादा यूज होता है। पार्लर वगैरह में आप देखोगे तो पार्लर वगैरह में मेकअप आर्टिकल्स के जो भी यूजेस हो रहे हैं उनमें कॉन्केव मिरर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन 13 में दिया गया है, 15 पे हम चल रहे थे। तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। अगर हम बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर और रेयर मीडियम में एंटर करे, डेंसर टे रेयर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होगा। तो याद रखना, जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो वो प्रोसेस चलती है रिफ्रैक्शन की। उस रिफ्रैक्शन वाली प्रोसेस में हमेशा एक लाइट जब ट्रेवल करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर होता क्या है कि सर होता ये है कि सिंपल सी बात हम देखते हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हमारी कई सारी फ्रेंड्स होती हैं। अब उन कई सारी फ्रेंड्स में क्या होता है कि सर हमारे दिल के तार जुड़े उनके दिल के तार से, ठीक है। अब जब हमारे दिल के तार उनके दिल के तारों से जुड़ गए तो क्या हो रहा है कि सर फीलिंग्स का ट्रांसफर हो रहा है। अब फीलिंग्स का ट्रांसफर तो हो रहा है, तुमने अपनी फीलिंग्स उसके दिल में पहुंचा दी, बहुत अच्छी बात है। अब फीलिंग्स के ट्रांसफर से हुआ क्या कि सर हमारी फीलिंग्स कुछ और थी, उसकी फीलिंग्स कुछ और, ट्रांसफर तो हो गया लेकिन सब बैंडेशन आ गया। अब वो बेंडिंग आ गई, बेंडिंग आने से हुआ क्या कि बेंडिंग आने से सिंपल समय देखने को मिला कि बेंडिंग आने से जिस रास्ते पर जाना चाहिए था उस रास्ते पर नहीं जा पाए और कुछ और हो गया। तो सेम हमें रिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी हम एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं और वो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हमें हमेशा बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि डेंसर टू रेयर या फिर रेयर टू डेंसर जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो हमें बैंड देखने को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट इज बिकॉज कि डेंसर से रेयर हम जाएंगे, डेंसर टू रेयर then away from the normal and rare to denser then towards to the normal, ठीक है। क्वेश्चन 16 हमें दिया गया, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एक इंसिडेंस एंगल बन रहा है किसी प्लेन मिरर पर, वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के बनने वाले एंगल से ये बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर हम बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तो याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तो क्या ऐसा तो ऐसा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 30 डिग्री का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो सर हमने जाना था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो बिल्कुल द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
थ्रू अ कंडक्टर एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टू मेटल्स वायर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में कौन से दो मेटल्स वायर का इस्तेमाल किया है? तो हमारे घरों में होम एप्लीकेशंस में मैक्सिमम टाइम या ज्यादातर एल्यूमिनियम या कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होते हैं? कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर हम बात करें, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना इन अ क्लोज सर्किट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन आज के, और फिर हमारी ये क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डज शॉर्ट सर्किट अकर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने का सिंपल सा एक मेन रीजन जो है वो तब है कि जब हमारा लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाते हैं, टच हो जाते हैं। हम देखते हैं घरों में कोई हम तार जोड़ रहे हैं और तार जोड़ते टाइम हमारे दो तार आपस में मिल जाएं और वो दोनों तारों के मिलने से एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है। तो यही तो है पूरा फेनोमेना कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, कौन से, जैसे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें से एक में तो बहुत हाई या फिर एक बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ठीक है, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और एक हमारे जो अप्लायंसेस चल रहे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, हो जाता है खराब भी हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना बेटा, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, इसीलिए वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करोगे, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चलो आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उस डिवाइस का जो नाम होता है वो होता है बेटा हमारा जनरेटर। क्या है कि सर वो डिवाइस है हमारा जनरेटर। जनरेटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये जो पूरा जनरेटर होता है इसकी वर्किंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इस पे बेस्ड है, इसकी वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है, इसीलिए ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है कि सर आगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है, तो फिर तो बेटा कोई बात नहीं, आगे देने का मतलब है कि अब अगली सीरीज जो हम लेके आएंगे वो वाइड व्यू एकेडमी बोर्ड बूस्टर सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 ऑफ 2 मार्क्स। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्द ही 2 मार्क्स के 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में अपने डाउट्स को पूछना ना भूलना।